हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस पाठ का आज हम भाग 2 सीखेंगे। भाग 1 में हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के विषय में चर्चा की थी। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पादपों को पोषण प्राप्ति में सहायता करती है। अन्य कौन सी विधियां हैं? आज का अपना विषय यही रहेगा। आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अपने प्रथम पाठ पादपों में पोषण में अभी तक हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ा है। इस प्रक्रिया में हरे पादप सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। परंतु आपने सोचा है कि हरे पादप के अलावा अन्य बहुत सारे जीव हैं, वह कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, आज का जो अपना विषय है वह इसी पर आधारित है। हम उन जीवों के बारे में बात करेंगे जो हरे पादप की तरह अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते और वे किसी न किसी रूप से पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं और इस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव विषमपोषी कहलाते हैं और इस प्रणाली को हम कहते हैं विषम पोषण। यह अलग अलग प्रकार से हो सकती है। यह मृतजीवी भी हो सकती है, परजीवी भी हो सकती है, सहजीवी भी हो सकती है। तो कौन सा जीव इनमें से कौन सी भोजन प्रणाली का इस्तेमाल करता है, हम इसी के विषय में सीखते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के अलावा पादप और किस किस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं, यही अपना आज का विषय है। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती। आपने देखा होगा उनका रंग हरा नहीं होता, वो पीला सा रंग उनमें होता है और इसके कारण वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। फिर वे कैसे जीवित रहते हैं और वे अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, मनुष्य और अन्य प्राणी जिस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही ये जो पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, वे भी अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं और ऐसे पादपों को विषमपोषी पादप या जीव कहेंगे। और यह जो प्रणाली है जिसमें हम अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर करते हैं, वह कहलाती है विषमपोषी प्रणाली। क्या कहलाएगी? विषमपोषी प्रणाली। यहां हम एक पेड़ बना रहे हैं। ये आप अक्सर अपने आसपास देखते होंगे और यहाँ नीचे से एक बेल इस तरीके से इस पूरे पादप को ढक लेती है। यह जो बेल होती है यह होती है अमर बेल और इसके पत्तों को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इनके अंदर आपको हरा रंग बिल्कुल नजर नहीं आएगा। यह पीले से रंग की एक संरचना होती है रस्सी के जैसी और ये जो पादप होता है ये अपना भोजन फिर कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। और बच्चों, ये जिस पादप पर आरोहित होते हैं वो है पादप, यानी ये पादप जिस पर ये आरोहित हैं, ये पादप कहलाएगा परपोषी।
यानी दूसरे का पोषण करने वाला। ये जो शब्द है परपोषी, इसका अर्थ हुआ दूसरे का पोषण करने वाला। और यहाँ ये पादप किसका पोषण कर रहा है? अमर बेल का। अब क्योंकि अमर बेल इस पादप से परपोषी को, ये जो पादप है जो परपोषी है, इसको इसके अमूल्य पोषकों से, अमूल्य पोषक कैसे? क्योंकि ये जो पोषक हैं ये इस पादप को अपने जीवन के लिए चाहिए होते हैं, इसीलिए ये अमूल्य पोषक है। तो ये जो अमर बेल है ये इस पादप को इसके अमूल्य पोषकों से वंचित कर देती है, यानी इससे ले लेती है। अब वो पोषक इस पादप के पास नहीं रहते, तो ये जो अमर बेल है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी परजीवी। क्या कहलाएगी? परजीवी। ये आपको नाम याद रखना है। और क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये इस पादप जो परपोषी है, इस पादप को इसके अमूल्य पोषकों से वंचित कर देती है, इसीलिए हम अमर बेल को परजीवी कहेंगे। और कोई भी ऐसा जीव जो इस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है वह जीव भी परजीवी कहलाएगा। आप याद कीजिए, जब आपको मच्छर काटते हैं या खटमल या जब जूं या एक जोंक, जो जानवरों में पाया जाने वाला एक जीव होता है, वे भी इसी प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहली जो पोषण प्रणाली हुई जिससे पादप अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह हुई परजीवी। और परजीवी का उदाहरण कौन हुआ? अमर बेल। अब आप अमर बेल के जैसे ही कोई दो उदाहरण और सोचिए जो परजीवी होते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा या उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जंतुओं का भक्षण करना। कोई पादप, कोई पेड़ किसी जंतु को खा सकता है? सोचिए, है ना विस्मयकारी बात। ये जो पादप होते हैं ये क्या करते हैं? ये कीट को, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, कीट को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। आपको विस्मय हो रहा होगा, लेकिन ये होता है। ऐसे पौधों हरे रंग के भी हो सकते हैं या किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ एक चित्र बना के दिखाऊं, तो यहाँ आप इस तरीके से एक संरचना देखेंगे और ये इस तरीके का ये ढक्कन होता है और यहाँ इसके पास ये एक घड़े जैसी संरचना होती है। जैसे घड़ा होता है इस तरीके की एक संरचना होती है और ये इसका एक ढक्कन होता है। अब जैसे ही कोई कीट यहाँ आएगा ऐसे, और वो यहाँ पे बैठ के इसका रस चूसने की कोशिश करेगा, तो ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाएगा। और ढक्कन बंद हो जाने से जो कीट है वह घड़े के अंदर ही बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे जब इसके जो रोम होंगे वो इनके यहाँ इस बीच में ऐसे फंस जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा। तो घड़े के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? इस घड़े में होते हैं पाचक रस, यानी पचाने वाले रस, और ये इस कीट का पाचन कर लेते हैं। है ना कितनी विस्मयकारी बात कि पाचक रस की सहायता से ये इस कीट का पाचन कर लेते हैं। और ऐसे जो पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करने हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्या नाम होता है इनका? कीटभक्षी पादप। इसके उदाहरण बताइए। एक तो यही जिसका चित्र हमने बनाया है, जिसका नाम होता है घटपर्णी,
और इंग्लिश में कहें तो वीनस फ्लाई ट्रैप। एक उदाहरण तो ये हुआ घटपर्णी या वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक होता है बच्चों सनड्यू प्लांट, यह भी कीटभक्षी होता है। और इसके बारे में आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आप एक प्रश्न है जो आप सोच के बताइए कि यदि ये जो घटपर्णी पौधा है इसका रंग हरा भी हो सकता है, और यदि यह हरा रंग का है तो फिर यह इन कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्योंकि यह तो प्रकाश संश्लेषण भी करता होगा। लेकिन इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उस हिंट से आप सोचें। ऐसा हो सकता है बच्चों कि जो इस प्रकार के पादप हैं वो मिट्टी से सभी पोषक प्राप्त नहीं कर पाते, और उन पूरे पोषकों को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये हुए परजीवी और कीटभक्षी पादपों की विषय में बात। अब हम चलते हैं एक अन्य तरीके के जीवों के विषय में जानने के बारे में, और ये आपने बहुत बार देखा है, मृत जीवी। यह क्या होते हैं बच्चों? आपने इस प्रकार की एक संरचना देखी होगी अपने आसपास, कूड़े में या सड़ी गली टहनियों या तने या छाल पर इस प्रकार छाते के समान अनेक संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं ये इस प्रकार के गुच्छे अपने जीवन यापन के लिए पोषक कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगी, जब कभी हमारे घर में ब्रेड या रोटी 2-3 दिन तक रखी रहती है तो उसके ऊपर एक बिल्कुल बहुत बारीक बारीक ऐसे धागे के जैसे संरचनाएं उगाती हैं, और यदि हम इनको सूक्ष्मदर्शी से देखें इन छोटी छोटी संरचनाओं को, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल रुई के धागे के जैसी संरचनाएं नजर आएंगी। जैसे कोई धागा होता है रुई का, वैसी संरचनाएं हमें नजर आएंगी। ये क्या होती है बच्चों? ये जो जीव है जो इस प्रकार नजर आता है इसको हम कवक कहते हैं, या इसका दूसरा नाम या इंग्लिश में हम इसे फंजाई कहते हैं। इनकी जो पोषण प्रणाली होती है कवक और फंजाई की, कवक और जो पोषण प्रणाली है बच्चों उसको हम भिन्न प्रकार से नाम देते हैं। ये क्या करती हैं? ये मृत या जो सड़ने वाली चीजें होती हैं उन वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रस का स्त्रावण करती हैं, यानी वहां कुछ पाचक रस छोड़ देती हैं। अब क्या होता है, ये पाचक रस से ये जो सतह होती है ये धीरे धीरे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी एक घोल जैसा बन जाता है। और इसके पश्चात ये जो विलयन है, इस विलयन का ये अवशोषण करती हैं, इसे सोख लेती हैं और यहां से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने अपना पोषण किसी मृत या सड़ने गलने वाली सतह से प्राप्त किया है, तो हम इस प्रकार की पोषण प्रणाली को नाम देंगे मृत जीवी पोषण, और यह जो जीव होंगे यह कहलाएंगे मृत जीवी। और इसका उदाहरण क्या हुआ? इन मृत जीवी पोषण से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीवों का उदाहरण है कवक और छत्रक। हमने अपने आसपास देखे ही हैं। मशरूम जिसकी सब्जी हम खाते हैं वह इसका उदाहरण है। अब ये कवक जो हैं ये कब ज्यादा उड़ते हैं? इनकी कौन सी ऋतु ऐसी होती है? तो बच्चों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वह सारी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं जब कवक
सबसे ज़्यादा अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो केवल वर्षा ऋतु में होती हैं? तो ऐसी परिस्थितियां हैं बच्चों की जो कवक है उसको नम और उष्ण स्थान चाहिए होता है अपनी वृद्धि के लिए, और नम और उष्ण स्थान ज़्यादा उपलब्ध होते हैं वर्षा ऋतु में। इस ऋतु में आप आचार, चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, कपड़े या बहुत सारे ऐसे सामान पर कवक को वृद्धि करते हुए देखेंगे। और इसका नुकसान ये होता है कि इन सभी सामान पर कवक की वृद्धि के कारण ये सामान जो है नष्ट हो जाता है या हमारे उपयोग का नहीं रहता। अब ये बच्चों आप सोचोगे कि ये आते कहाँ से हैं? कवक ऐसे वर्षा ऋतु में कैसे अचानक से इन सामान पर वृद्धि कर लेते हैं, उग जाते हैं? तो जो कवक होता है इसके जो बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं? ये वायु में ही उपस्थित होते हैं, हवा के अंदर मौजूद होते हैं, और जैसे ही इनको कोई जैव पदार्थ मिल जाए या उससे बना हुआ कोई उत्पाद मिल जाए, ये उसकी सतह पर आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये उसकी सतह पर आकर बैठेंगे और उनको उनके अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, यानी नमी भी मिलेगी और उष्ण भी मिलेगा, तो ये जो होंगे ये धीरे धीरे उग जाएंगे, अपनी वृद्धि कर लेंगे, अंकुरित होंगे और नए कवक को जन्म दे देंगे, जिससे ये फैल जाएंगे और जो वस्तु है वह आपके काम की नहीं रहती। तो ये बड़ी ही संभाल से रखने वाली चीज है कि हम वर्षा ऋतु में अपनी ऐसी वस्तुओं को संभाल के रखें जो जैव होती हैं या जैव पदार्थ से बनी होती हैं। ये बात हुई मृत जीवी की। अब एक और पोषण प्रणाली होती है, लेकिन यहाँ पर कोई जीव दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास को और पोषण को आपस में बांट लेते हैं, और इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहेंगे? सहजीवी संबंध। जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ों में कवक जो है वो अपना घर बना लेते हैं, और ये जो कवक हैं ये क्या करते हैं? जो कवक हैं ये वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, और वृक्ष क्या है? वृक्ष इस कवक को पोषण प्रदान करता है। वृक्ष क्या देगा? कवक को पोषण देगा। तो फिर बदले में यदि सहजीवी संबंध है और वृक्ष ने कवक को पोषण दिया है, तो कवक बदले में क्या देगा? बदले में जो कवक है वो वृक्ष को जल और पोषक के अवशोषण में, यानी जमीन से जो अवशोषित करते हैं उनकी सहायता करेंगे। कौन करेंगे? कवक। किसकी? वृक्ष की। तो दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसीलिए यह जो पोषण प्रणाली है इसको हम कहते हैं सहजीवी पोषण। क्या कहेंगे? सहजीवी पोषण। इसमें दोनों ही एक दूसरे के सहायता करते हैं, और इसका उदाहरण होता है लाइकेन। लाइकेन ऐसे जीव हैं जिसमें दो भागीदार होते हैं। दो भागीदार कैसे? जैसे लाइकेन में पाया जाता है शैवाल, और शैवाल के साथ दूसरा जो जीव होता है वह होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होती है, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होती तो यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो फिर यह इसको क्या देगा? कवक शैवाल को आवास देगा, रहने का स्थान देगा, और बदले में जो शैवाल है यह प्रकाश संश्लेषण करेगा
और कवक को भोजन देगा। ठीक है, कवक ने दिया आवास, जल और पोषक तत्व। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन उसको आवास देता है और पोषक तत्व और जल देता है। इन सब का इस्तेमाल करके शैवाल भोजन बनाता है और कवक को भोजन देता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे का साथ देते हैं और इसे हम कहते हैं सहजीवी पोषण प्रणाली। तो देखा बच्चों आपने, ऐसे बहुत सारे पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, लेकिन अन्य विधियां अपना करके वह अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे पादप भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, परंतु उनकी जो पोषण की आपूर्ति होती है वह कंप्लीट या पूर्ण नहीं हो पाती, जैसे कि कीटभक्षी पादप, और इसीलिए वह कीटों का भक्षण करते हैं। यह हमने सीखा पादपों में अन्य पोषण प्रणालियां। बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता श्रीमती रूपांशी हुड्डा, राजकीय उच्च विद्यालय मसूदपुर कलानौर रोहतक। मार्गदर्शन श्रीमती सविता अहलावत, SCERT गुरुग्राम।